मेरे लाल एवं लालियो, आपको आज विद्युत के बारे में समझना है। विद्युत क्या होता है? अगर पंखा चल रही है तो विद्युत के वजह से, बल्ब जल रहा है तो विद्युत के वजह से, परंतु केवल विद्युत यहीं तक सीमित नहीं है। विद्युत को समझने के लिए आपको पदार्थों के थोड़ा सा नेचर के बारे में समझना है। जैसे अगर हम बात करें कि जब भी हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो पुनः पृथ्वी पर आके गिर जाती है, तो इसके पीछे रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण एक तरह से आप इसे शक्ति समझ ले सकते हैं, पावर समझ सकते हो। और ये पावर आता कहाँ से है? तो किसी भी वस्तु में उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जिसे हम इंग्लिश में मास बोलते हैं, जिसके पास ये ज़्यादा होगा उसके पास ये ग्रेविटी ज़्यादा होगी। और ग्रेविटी का मतलब हुआ कि एक द्रव्यमान वाले वस्तु को भी खींचने का शक्ति। जैसे पृथ्वी पर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे द्रव्यमान के तुलना में बहुत ज़्यादा है। हम पृथ्वी पर रहते तो हैं, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान और हमारा द्रव्यमान, इन दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाए तो पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा द्रव्यमान है पृथ्वी के पास हमारे तुलना में। जब भी हम कूदते हैं, पृथ्वी से दूर हटना चाहते हैं, पृथ्वी हमें खींच लेती है। तो ये खींचने की जो शक्ति आई वो किसके वजह से आई? द्रव्यमान। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रही है तो वो हो सकता है कि उसका द्रव्यमान क्या हो? ज़्यादा हो। और द्रव्यमान ही द्रव्यमान को क्या करता है? खींचता है। इसका उदाहरण पृथ्वी तो है ही, चंद्रमा भी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका का साइंटिस्ट, वो पहली बार चांद पे गया था और उसने बताया कि भाई पृथ्वी के तुलना में यहाँ ग्रेविटी कम है। और रियल में उन्होंने फील किया कि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, हल्का महसूस किए वो अपने आप को। अब इससे तो सिद्ध हो ही जाता है कि द्रव्यमान जिसके पास ज़्यादा होगा उसके पास ग्रेविटी, उसको खींचने की शक्ति जो होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। तो खींचने वाली बात समझ में आ रही है आपको? गुरुत्वाकर्षण नाम है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जोर आकर्षण। मतलब गुरुत्व का काम है, द्रव्यमान वाले वस्तुओं का काम है क्या करना? आकर्षित करना। पर नेचर में एक बड़ा गजब का चीज़ देखने को मिलेगा। वो चीज़ क्या मिला है? तो बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम कंघी से जब बाल को रगड़ते हैं, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। कंघी से बाल को रगड़ते हैं तो कंघी को जैसे ही कागज के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो ये सट जाता है। क्या इस चीज़ से सब कोई वाकिफ है? या आपने सुना है ये बात? आप लोग किए भी होंगे। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं? चलिए, अच्छा, कभी कलम से कलम को सटाए हो? सटाए हो? कौन सटाया है? ऐसा सटाना है कि फिर वो हटे नहीं। चलिए, तो आज हम लोग पहले ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक चमत्कार। हाँ देखो, क्या फेविक्विक से सटाए हैं। देखिए, ये दो पेन जो है, अभी हमने इनके बीच घर्षण किया, घर्षण करने के वजह से ये चिपक गए। लेकिन ये चीज़ तो सबको ही जानता है, पर आप क्या नहीं जानते हैं वो सुनिए। कहने का तात्पर्य ये है
कि दो वस्तुओं में अगर घर्षण होती है तो इन दोनों वस्तुओं में खींचने की शक्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये दोनों वस्तुओं में अगर घर्षण हुआ, जिस लोकेशन पे घर्षण होगा उस जगह पर खींचने का शक्ति अधिक आ जाएगा। और ये जो खींचने की शक्ति आ जाती है तो इसी गुण को हम लोग, इसी गुण को नहीं, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत। ये ग्रेविटी के वजह से नहीं हुआ। ये जो चीज़ आप लोगों ने देखा वो ग्रेविटी की वजह से नहीं हुआ। अब ये पेन लीजिए। घरे घरे कीजिएगा। आइए पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें, समझ लें, कहानी को अभी समझिए। देखिए, मैं उदाहरण लिया था कि कंघी से बाल को रगड़ा गया और कंघी को कहाँ लेकर गए? आए? कागज के पास। अब सुनो ना, देखो ध्यान से सुनना। कागज के पास लेके गए, कागज में कंघी चिपक गया और कंघी में कागज चिपक गया। ठीक, ये बताइए कि कंघी पर और जो हम लोग रगड़े हुए, अभी दो पेन जो रगड़े हुए थे, रगड़ने से यानी कि घर्षण करने से आवेश आ जाता है। आवेश के बारे में कितना लोग सुना है? आवेश का खाली नाम सुने हो। ये भी सुने होंगे कि रगड़ने से आवेश आ जाता है। आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, ये सुने हो। तो जब हम रगड़ते हैं कंघी को अगर हम बाल से रगड़ते हैं तो कंघी पर क्या हो जाता है? आवेश आ जाता है। अब आवेश जो होगा उसमें आप जानते होंगे कि धन आवेश ऋण आवेश को क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। तो धन आवेश में और ऋण आवेश में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है। अगर धन आवेश हो और धन आवेश हो तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर ऋण आवेश हो माने माइनस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब हमें बताइए कि कंघी पर और कागज पर कौन कौन सा आवेश होगा? कंघी पर धन आवेश होगा और कागज पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा, जिसके वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ऐसा सब लोग बताते हैं और ऐसा सभी शिक्षक बोलते हैं और बिल्कुल ऐसा सभी लोग बताते भी हैं और बच्चे सीखते भी और कहते हैं जी सर बिल्कुल सही बोले आप, कंघी पे धनावेश। अरे कौन बता दिया तुमको कि कंघी पर धन? कैसे पता चला कि कंघी पर धनावेश आया होगा? मालूम है? तुम तो हाँ सर, यस सर, पता चल गया। कंघी पे कौन सा है? धन या ऋण आवेश। अरे हम कैसे जानेंगे कि भाई कंघी पे धन आवेश है? क्या कैसे मान ले? ये होता क्या है भाई आवेश? ये मान ले कि कोई आवेश क्या चीज़ है। तो कहानी यहाँ ये सब ऊपर का नॉलेज जो आपने इधर उधर से सुना, अपना बुद्धि लगाया, कहूँगा अपने मन को संतुष्टि दे दिए कि हाँ ऐसा होता है। फिजिक्स का मतलब ये नहीं। अब जो बात आएंगे उसको ध्यान से सुनना। कहानी की शुरुआत अब शुरू हो रही है, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक और बात, आप लोग बोले हैं रगड़ते हैं तो आवेश आता है। किसको रगड़े थे? कंघी को। और किससे रगड़े थे? आवेश किस पे आया? कंघी और बाल पे। एक पे धन आया होगा, एक पे ऋण आया होगा। मान लेते हैं कागज को रगड़े थे। अरे जब कागज को रगड़े नहीं तो कागज चिपका कैसे? तेल की वजह से। बिना तेल वाला से भी चिपक जाता है। अब कितना लोग तो ये भी बोल देता है बाबू समझ में आया, कंघी पे धनावेश था और कागज पे जरूर ऋण आवेश होगा और इसीलिए तो आकर्षण हुआ। और हमारे विद्यार्थी भी कितना चालाक है, वो कहते हैं यस सर आप बिल्कुल सही बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस तरह का सवाल तो हम यूँ बना देंगे। तो शुरू करते हैं। आपको हम एकदम स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करते हैं। अब आगे एकदम कहानी को बढ़िया समझिएगा। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन।
बेंजामिन नाम के साइंटिस्ट हुए। बेंजामिन के ज़माने में ना परमाणु होता था ना अणु होता था, मतलब उनके ज़माने में कोई परमाणु का खोज नहीं हुआ था और ना ही किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज होता। उस समय कोई नहीं जानता था कि इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज़ होता है या प्रोटॉन नाम का चीज़ होता है। उनके ज़माने में लोग बस इतना जानते हैं कि भाई ये दुनिया जो है ईश्वर ने बनाया। बहुत सारी चीज़ों को ले करके लोग जाके बैठो, क्लास में बैठो, क्लास नहीं ऑफिस में बैठो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि बेंजामिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई। उन्होंने बताया, आप लोग को धीरे धीरे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपने कंघी की बात की, कागज़ की बात की, अभी जो पेन वाला बात किया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आवेश क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेंजामिन पर आने से पहले आपको इलेक्ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा, विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होता है और आवेश भी जो कंफ्यूज कर रहा है आपको, इसको भी हम बताना चाहेंगे। फिर बेंजामिन पर हम आते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि विद्युत का मतलब क्या है। जब भी हम इलेक्ट्रिक वर्ड बोलेंगे तो इसका सीधा मतलब होता है कि जब दो चीज़ों को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से उन दोनों वस्तुओं में एक एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी ऐसी एनर्जी होगी जिसके वजह से वो वस्तु किसी भी चीज़ को जो छोटा मोटा हल्का हो उसे अपनी ओर या तो आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। जैसे अगर मैं एक वस्तु को रगड़ने की बात करूं, जैसे इसको हम किसी चीज़ से रगड़ दिए और रगड़ देने के बाद हम इसे कहीं पर भी ले गए, किसी कागज़ के पास ही ले गए, और अगर इसमें आकर्षित हो गया तो बताओ भाई, इसमें कोई तो ऊर्जा आया। तो जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं ना तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी जो आती है उसी के वजह से ये चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ये जो सामने वाला जो बोर्ड है ना, ये वो बोर्ड है जिसको हम लोग श्याम पट्ट बोलते थे, ब्लैक बोर्ड है ना, स्कूल में जो पढ़ते थे। और उस ब्लैक बोर्ड को हम लोग किस चीज़ से लिखते थे, खल्ली से। तो बस मान के चलो हम खल्ली से ही लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर हम ये मान लें कि अगर खल्ली से लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, तो अगर जब हम इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना एकदम बढ़िया से, बात नहीं, ध्यान दो इधर। अब यहाँ ऐसे मैंने लिखना शुरू किया तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप खल्ली से लिखना शुरू करते हैं तो खल्ली के कुछ पार्टिकल, कण नीचे गिरने लगते हैं, होता है, और कुछ कण इसमें चिपक जाते हैं। देखना अब इलेक्ट्रिक को कितना डिटेल में अब आपको हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान समझना। जैसे इसमें चिपका, तो चिपकने के लिए आपने क्या किया, घर्षण कराया। खल्ली तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जब आप इसको रगड़े तो खल्ली में का जो कण था, रगड़ने के वजह से उसमें एनर्जी आई, वो इलेक्ट्रिक है, उसे ही इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो खल्ली के पार्टिकल में कौन सी एनर्जी आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और कुछ के पास एनर्जी आकर के चिपकना चाहा, तब तक ग्रेविटी उसको खींच लिया। हो सकता है कि वो निकल तो गया हो, रगड़ा के निकल तो गया हो, लेकिन एनर्जी कम आया हो तो वो धूल बन करके नीचे, कण बन करके क्या हो गया, नीचे गिर गया। लेकिन जिससे हम यहाँ लिख दिए हैं तो वो कण जो चिपक गया है, अब मान लो हम मार्कर को छोड़ देंगे तो ये तो नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन जो इसमें चिपक गया है वो नीचे गिर रहा है नहीं। आप बताओ, पृथ्वी इसको खींच रहा होगा कि नहीं। तो इससे तो एक बात और साबित हो गया कि ग्रेविटी में या इलेक्ट्रिक में पावरफुल कौन है, इलेक्ट्रिक। इसके पास खींचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। और पता है कितना ज़्यादा है, 10 के पावर लगभग 42 गुना, इतना गुना पावर सबसे है इलेक्ट्रिक के पास। मतलब किसी चीज़ को अगर तुम रगड़ दिए तो उसमें जो एनर्जी आ गया, उसके खींचने की शक्ति और ग्रेविटी के खींचने की शक्ति में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक का पावर है। अब इसमें आपने देखा कि रगड़ने के वजह से खल्ली इसमें तो चिपक गया। क्या ऐसा और भी जगहों पर होता है? तो बिल्कुल, आप नट बोल्ट कसते हैं जब,
तो नट बोल्ट को जब कसना शुरू करते हो तो कुछ देर के बाद वो अपने आप टाइट होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके बीच भी घर्षण होना शुरू होता है, और घर्षण होने के वजह से उन दोनों में इलेक्ट्रिक आना शुरू होता है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इस पर भी बात होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के एनर्जी आते हैं और उनमें भी आकर्षण होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से नट बोल्ट टाइट हो जाता है। यही नहीं, आप दरवाजे में या दीवार में कील ठोकते हो तो कुछ देर के बाद कील भी खूब टाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी घर्षण होना शुरू होता है और इलेक्ट्रिक के वजह से वो टाइट हो जाता है। और यही नहीं, हमारे शरीर पर जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा भी इलेक्ट्रिक के वजह से ही टिका हुआ है। आपके बेंच पर रखे हुए हर वस्तु वो इलेक्ट्रिक के वजह से टिके हुए हैं। आप साइकिल का हैंडल पकड़ के साइकिल चलाते हो, वो भी इलेक्ट्रिक के वजह से। अगर इलेक्ट्रिक ना होता, ना आप कलम से अपने कॉपी पर लिख पाते, ना ही आप अपना कोई कपड़ा ठीक से पहन पाते, और ना ही अपना झोला टेबल पे रख पाते, और ना ही हम यहाँ अच्छे से वीडियो बनाकर पढ़ा रहे होते, और ना ही ये LED ये स्मार्ट बोर्ड होता, ना ही ये पंखा चल रहा होता। इलेक्ट्रिक, यहाँ तक कि हमारा हार्ट वो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। तो इलेक्ट्रिक हर जगह है, हर जगह है। जहाँ घर्षण हो गया उसमें एनर्जी वो आ जाती है, जहाँ रगड़ दिए कि उसमें एनर्जी प्रवेश कर गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रवेश कर गई और उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता आ गई। ये बात क्लियर हुआ? जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि बड़ा गजब का चीज़ है, तो इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। बेंजामिन को बेंजामिन ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में आवेश के बारे में समझा दिया कि चार्ज क्या होता है, और विद्युत के बारे में बता दिया कि विद्युत क्या होता है। और अभी तक लोगों को ये नहीं पता था, यानी बेंजामिन को, कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस समय ये सब चीज़ का खोज नहीं हुआ था। अभी तक वो लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक और चार्ज, ये दो चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे थे लोग, कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, चार्ज क्या होता है। इसको बहुत ही सरल भाषा में हम बताना चाहेंगे। मैं अगर ये कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि राम का गुण है कि राम क्या है, अच्छा है। राम की विशेषता है कि राम क्या है, अच्छा है। और विद्युत की विशेषता है आकर्षण करना, या विद्युत का गुण क्या है, आकर्षण करना या क्या करना। तो बताइए विद्युत के कितने गुण हो गए? दो। इन दोनों गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। आवेश का सीधा मतलब है विद्युत का गुण, यानी आकर्षित करना या प्रतिश। ये कोई वस्तु नहीं है कि 5 किलो आवेश खरीद लिए, ये कोई ऐसी नहीं है, वस्तु नहीं। इसको हम लोग गुण बोलते हैं। किसका गुण? विद्युत का। विद्युत का गुण होता है कि ये चीज़ों को या तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या क्या कर लेगा, प्रतिकर्षित। अब बेंजामिन ने स्पष्ट बताया कि कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा, और उसके लिए कईक पदार्थों को खोजे वो, और पदार्थों से पदार्थों में घर्षण कराए, एगो पूरा सारणीय बना दिए। और वो जो सारणी बनाए उसको स्थिर वैद्युत सारणी कहा जाता है, या श्रेणी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट सीरीज कहा जाता है। अब उन्होंने जो सारणी बनाई, जरा उस सारणी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। और उस सारणी जो बनाए थे उन्होंने कैसे बताया, इन सब चीज़ों के लिए एक पहले एक्सपेरिमेंट बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमको 4 गो पेन दीजिए, 2 गो एक कलर का, फिर 2 गो एक कलर का, लाइए 2 गो एक कलर, फिर 2 गो एक कलर। हाँ वो ठीक है, अब हो जाएगा काम। लाइए, दोनों ब्लैक है, कोई बात नहीं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये जो दो चीज़ें हैं, मान लेते हैं ये दोनों कांच के बने हुए हैं, और ये जो दोनों चीज़ें हैं, देखा जाए तो रियल चीज़ हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं लगे प्लास्टिक का बना हुआ है। आए लाही के नाम सुने हो? लाही जाना से चूड़ी बेरा, औरत लोग के थी बनेला लहठी, लहठी के नाम ना सुना रहे। आए
हाँ, तो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल, उसे हम एबोनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोनाइट। एबोनाइट का मतलब ऐसा मटेरियल जो प्लास्टिक मटेरियल हो, मतलब प्लास्टिक जैसा हो, जिसे हम लाही भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। तो इसका बहुत सारा सामान बनाया जाता है, बहुत सारे सामान का यूज हम करते भी हैं। ये इसे भी आप एबोनाइट बोल सकते हो। समझ में आया? क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक कई किस्म का होता है, तो प्लास्टिक मटेरियल यानी कि एबोनाइट। और ये भाई क्या है? कांच की छड़। तो भाई क्या हुआ कि बेंजामिन ने 2 ठो कांच का छड़ लिया, 2 गो कांच का छड़ ले लिया, और 2 गो जो है एबोनाइट का छड़ ले लिया। अब किए क्या, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम पूछेंगे तुमसे, यही प्रयोग पूछेंगे। मान के चलिए कि हमारे पास ये रेशम का कपड़ा मान लेते हैं, और रेशम के बाद ये जो है बिल्ली के खाल है। अब बिल्ली के खाल ही नहीं कि उधार के बिल्ली के मांग के थोड़ा सा खलवा दे दीजिए, ऐसा नहीं। बिल्ली का खाल मतलब बिल्ली है, बस उसके खाल का प्रयोग हमें करना है। तो एक ये बिल्ली का खाल हो गया, और ये क्या हो गया? रेशम का कपड़ा हो गया, और ये हो गया कांच का छड़ हो गया, और ये क्या हो गया? एबोनाइट हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करें। ये क्या था? और ये, इन दोनों को हमने इसमें रगड़ दिया, ठीक है। रगड़ कर इन्हें अभी अलग रख दिए, और फिर एबोनाइट के छड़ को लिए और किससे रगड़े? बिल्ली के खाल से रगड़ दिए, इनको भी अलग रख दिए। अब हमने क्या किया कि दोनों कांच की छड़ों को लिया, और इन दोनों कांच की छड़ों को धागे से बांध करके एक दूसरे के करीब ऐसे लाने का कोशिश किए। जैसे ही इनको करीब में लाने का कोशिश किए, हल्का ऐसे डिस्टेंस हो गया इनमें, हल्का ये दूर हो गए। समझ में? ये नज़दीक चिपक नहीं रहे। सेम प्रोसेस मैंने एबोनाइट के छड़ के साथ किया। दोनों एबोनाइट के छड़ को नज़दीक लाए, और धागे से ये भी हल्का हल्का दूर जा रहे थे। समझ में आया? फिर उसके बाद एक एबोनाइट का छड़ लिए और एक कांच का छड़। जैसे ही हम इनको नज़दीक लाए, चिपक गए, ऐसे नज़दीक आ गए। ऐसा नहीं कि पूरा जोर से चिपका, लेकिन ऐसे हो गया। अब बताइए, वो हल्का दोनों दूर भाग रहा था, ये दोनों दूर भाग रहे थे, दोनों कांच के छड़ भी दूर भाग रहे थे, लेकिन एक कांच का छड़ और एक एबोनाइट का छड़, वो दोनों क्या हुए? अब यहाँ से साबित क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट से? पहला चीज़ ये साबित होता है कि इन दोनों पर जो इलेक्ट्रिक आया है, क्योंकि रगड़ा गया था। और आप पढ़े अभी अभी कि विद्युत किसको कहते हैं? विद्युत किसको कहते हैं? जब हम दो वस्तुओं को परस्पर क्या करते हैं? रगड़ते हैं। रगड़ने से दोनों वस्तुओं में क्या होता है? ऊर्जा आती है, और उसी ऊर्जा का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक नाम है, यानी विद्युत नाम है। तो इसमें जो ऊर्जा आई हुई है वो एक ही तरह की ऊर्जा है या अलग है? बिल्कुल एक ही तरह का है, क्योंकि ये भी कांच का छड़ है, ये भी कांच का छड़ है, और दोनों एबोनाइट में भी एक ही तरह का ऊर्जा है। लेकिन क्या जो ऊर्जा एबोनाइट में है वही ऊर्जा इसमें है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि दोनों का ऊर्जा सेम रहता, तो ये भी दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते, पर ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों में क्या हुआ? आकर्षण। तो यहाँ से गेम चेंज। अब बेंजामिन सोचते हैं कि यार ये कैसा हो गया, ये क्या है? बेंजामिन बहुत मतलब, या इसके अलावा और भी साइंटिस्ट लोग थे, दार्शनिक लोग थे, कंफ्यूज थे। और उन लोगों ने हार पास करके बाद में बेंजामिन ने लास्ट में पता नहीं क्या कैसे डिसीजन लिए, कोई नियम कानून ऐसा कुछ है नहीं, पर बेंजामिन ने कहा कि जो कांच की छड़ है ना, और जो रेशम की छड़ है, सॉरी रेशम नहीं, एबोनाइट की छड़, हम आज के बाद ये मान के चलेंगे कि जो कांच की छड़ है उस पर जो विद्युत का गुण होता है, आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करने का, वो गुण को धन आवेश कहेंगे। बात समझ में आया?
जो कांच पर का छड़ था, कांच पर का जो आवेश था उसे क्या नाम दिया गया? धन आवेश। क्योंकि आवेश हम किसको कह रहे हैं? विद्युत के गुण को, क्योंकि विद्युत का काम है आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। लेकिन कांच पर के आवेश को पहली बार नाम क्या दिया गया? धन आवेश। और ये नाम किसने दिया? यस, बेंजामिन एक लौता ऐसा इंसान था जो पहली बार धन आवेश का नामकरण किया, और वो भी किस पर का? कांच पर का। और वही इंसान ये भी बोला कि एवोनाइट पर का जो आवेश होगा उसे क्या कहा जाएगा? ऋण आवेश। आगे चल करके अलग अलग साइंटिस्ट चीज़ों को रगड़ने लगे खूब, और उसके हिसाब से एगो सीरीज तैयार कर दिए। अब सीरीज देखिए क्या है। सीरीज में क्या रखा गया था देखिए, अलग अलग जगहों पर आपको ये सीरीज अलग अलग हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन इससे ज़्यादा अलग ऐसे नहीं मिलेगा। बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, कांच, बोलो कांच पर कौन सा आवेश था? धन आवेश था। बिल्ली का खाल, कागज, रेशम, मनुष्य, लकड़ी, धातु, रबर, गंधक, एवोनाइट। अब सुनिए, ये जो सीरीज देख रहे हो इसको हम लोग एक मतलब कि रगड़ने वाले वस्तुओं का एक सीरीज जो पुराने समय का है। बहुत पुराने समय में इन चीज़ों को रगड़ करके आवेश के बारे में पता लगाया गया कि किस पर कौन सा आवेश होता है, किस पर कौन सा आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस सीरीज को याद रखिए। आपको इसको बढ़िया से लाइन से याद रखना है, क्योंकि किसी को इधर उधर नहीं याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप धातु को ऊपर बोल दीजिएगा, एक नंबर पर बिल्ली का खाल है तो वो ऊपर ही रहेगा। इसमें रगड़ने से किस पर कौन सा आवेश आता है उसको समझिए। ऊपर से अगर नीचे चलिएगा तो ऊपर को प्लस लेना है, और नीचे चलिएगा तो माइनस लेना। अब जैसे इस पर सवाल कैसे पूछेगा परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कागज को गंधक से रगड़ा जाए तो गंधक पर आवेश उत्पन्न होगा। अब ऑप्शन ए दे देगा धन, बी दे देगा ऋण, सी दे देगा उदासीन, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब आप सीरीज देख के तुरंत बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। बोलिए, आपको क्या पूछा है? गंधक, गंधक को सल्फर भी कहा जाता है। तो अब इस सवाल को बनाना है तो कागज से किसको रगड़ा गया है? तो कागज ऊपर है और गंधक कहाँ है? तो जब ऊपर का कोई चीज होगा तो प्लस लेंगे, और नीचे का कोई चीज होगा तो क्या होगा? माइनस लेंगे। तो गंधक पर पूछा है तो क्या होगा? ऋण आवेश। अब सवाल, अब एग्जामिनर और थोड़ी ज्यादा खचरा होगा तो और खतरनाक सवाल कर देगा। देखो कैसे पूछेगा, देखो सवाल क्या पूछेगा। वर्ग 10वीं की एक छात्रा, वर्ग 10वीं की एक छात्रा अपने वर्ग में प्रवेश करते समय बने
लोहे के गेट को लोहे के गेट को स्पर्श करते हुए अंदर जाती है तो उसके हाथों पर आवेश उत्पन्न हुआ होगा। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी कोई आवेश नहीं। ठीक है, बड़ा गजब का सवाल है भाई। एक वर्ग 10वीं की एक छात्रा अपने वर्ग में प्रवेश करते समय लोहे के गेट को स्पर्श करते हुए, कोई अंदर प्रवेश करते तो गेट पर नहीं छूता है, प्रवेश करते समय वो अंदर जाती है तो उसके हाथों पर आवेश कौन सा उत्पन्न होगा? तो आंसर आप लोग धन आवेश पर कितना लोग है? क्या लग रहा है कि आंसर धन आवेश होगा? हाँ, मेन जी तो है ही है, एकरे में सारा आंसर छिपा है। मनुष्य मतलब आदमी का पूरा शरीर, चाहे वो हाथ हो, हाँ बोलो, ऋण आवेश। चलो ऋण आवेश वाले हाथ उठाओ, ऋण आवेश, बहुत अच्छा। और लोग बताइए जी, धन आवेश पर कोई है? धन आवेश कैसे होगा बताओ? देखो धातु बोला है तो धातु तो लोहा है, तो धातु नीचे है और मनुष्य ऊपर, तो जौन ऊपर होगा वो प्लस और जौन नीचे होगा तो लोहा पर माइनस आएगा, आदमी के शरीर पर क्या आएगा? प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा? धन आवेश लाल, क्योंकि हाथों पर पूछा है, हाथों पर। समझ में आया? तो हाथ पर उसके कौन सा आवेश आया? धन आवेश। बुझाया? क्लियर हुआ? अब पूछ देगा कि कोई चाकू से अपना हाथ काट लिया तो चाकू पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। अच्छा, अब तानी से आ जाइए, कागज और कंघी वाला बात हो रहा था ना, अभी वो भी बात पूरा क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर होगा थोड़ी आज के क्लास में, नहीं तो हो सकता है अगले क्लास में, क्योंकि अभी उसका कॉन्सेप्ट बाकी है। कंघी का बात हो रहा था और बाल का बात हो रहा था, तो उसे अंदाजा लगा सकते हो कि कंघी और बाल, इन दोनों में से किस पर कौन सा आवेश आया होगा? कंघी पर 100% माइनस, क्योंकि वो एवोनाइट हो गया, क्योंकि सबसे नीचे आ गया। तो बाल पर और बिल्ली के खाल ऊपर है, अब बिल्ली के खाल बोले तो बाल। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि कंघी पर कौन सा चार्ज आया? माइनस। और ये जो सीरीज देख रहे हो, इस सीरीज के बेस पर पुराने समय में खोजा हुआ सीरीज है, अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बात नहीं है, उसी समय के बेसिस पर का ये सीरीज है, और इसके बेस पर हम लोग बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस लाइन को तुम याद कैसे रखोगे? तो इसे याद रखने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। हमने एक खूबसूरत सा ट्रिक बनाया हुआ है जिसके बेसिस पर आपको ये लाइन याद रहेगा। देखिए, एक गांव में एक बूढ़े अंकल थे जिनको लोग काका काका कह के पहचान माने कहूँ चाहता था। हाँ, उनका केस नहीं था, बाल बिल्कुल नहीं था, बेलमुंडा, समझ में आया? तो ओकरा के लोग बिल्ला बिल्ला कहस, बिल्ला काका। समझ में आया? जय बिल्ला काका। उनका काम क्या था कि उनके पास एक कपड़ा था रेशम का, है ना, जेने तेने वो क्या करते थे कि रेशम के कपड़ा में लकड़ी रख ले करके इधर उधर लेके चले जाते थे और फेंक देते थे। मतलब बिल्ला काका रेशम में लकड़ी
कहीं पर भी फेंक देते थे। तो एक दिन मेरे पास लकड़ी धर गए, बिल्ला काका रेशम में लकड़ी धर गए, बिल्ला बिल्ली का खाल, का कांच, का कागज, रेशम फिर रेशम, में तो मनुष्य, लकड़ी तो लकड़ी, ध तो धातु, र तो रबर, ग तो गंधक, ए तो एबोनाइट। बोलिए, अगर आप ये लाइन याद रखिएगा तो आपको पूरा ये क्रम याद रहेगा। समझ में आया? और इससे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव इसके बेस पर जो भी आएगा आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। इसका नाम है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत श्रेणी। स्थिर वैद्युत श्रेणी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहा जाता है इसे। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप यहाँ तो ये समझ गए कि आवेश का खोज कैसे हुआ। कांच पर के आवेश को धनावेश नाम दिया गया और एबोनाइट पर के आवेश को ऋणावेश नाम दिया गया। फिर तरह तरह की वस्तुओं को परस्पर रगड़ करके एक सीरीज तैयार की गई और इस सीरीज में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। बेंजामिन इस तरह की चीज़ों को करने के बाद बहुत सारे लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करे। साइंस आगे बहुत ज़्यादा तरक्की किया। तरक्की जब किया तो बाद में पता चला कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और वो सारे छोटे कण किस चीज़ से बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब नहीं, मतलब हम फिजिक्स में उस समय अब आ गए हैं जिस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी खोज हो चुकी है। अब इस समय की अगर हम लोग बात करें तो अब के समय में हम लोग अब आवेश की जब बात करेंगे तो आवेश क्या होता है इसको फिर से एक बार अब समझना है, क्योंकि पहले आवेश के बारे में आपको ये मालूम था कि आवेश क्या है। तो कोई भी छोटी मोटी वस्तु आ जाती है, छोटी मोटी वस्तु हो उसमें आकर्षित करने का गुण अगर आ जाता है रगड़ने की वजह से, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है उसका नाम विद्युत है और जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का जो गुण है उसका नाम क्या है? आवेश है। लेकिन जब परमाणु के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, तो हमने देखा कि एक परमाणु के अंदर यहाँ एक नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक पार्टिकल्स रहते हैं, कण रहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर के कक्षा में एक कण होता है इलेक्ट्रॉन, जो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। फिर हम घूमने वाले कॉन्सेप्ट पर जब आए कि कोई चीज़ किसी चीज़ के चारों तरफ घूमेगा ही क्यों भाई, क्या ज़रूरत है घूमने का, गिर काहे नहीं जाता? तो इसके पीछे कारण पता चला कि अगर किसी चीज़ को अगर ऐसे नचाओगे, ठीक है, तो ये तब तक नाचेगा जब तक सेंटर के करीब में कोई चीज़ खींचने वाला ना हो। जैसे अगर ठीक से देखा जाए तो हम हमेशा इसको क्या कर रहे हैं, हर तरफ से खींच रहे हैं। अगर हम सेंटर की तरफ इसको बार बार खींचते रहेंगे तो ये एक वृत्ताकार पथ पर नाचता रहेगा हमेशा के लिए। तो याद रखें, कोई भी चीज़ तभी नाच सकता है जब उस वस्तु पर सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ क्या लग रहा हो, एक बल लग रहा हो। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी को कौन खींच रहा है? सूर्य हमेशा खींचता रहता है ग्रेविटी के वजह से, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसका नाम है अभिकेंद्र बल। तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि अभिकेंद्र बल का मतलब होता है कि केंद्र की तरफ कोई बल लगना, यानी ये जो कण चारों तरफ घूम रहा है कोई तो है इसके अंदर जो इसको खींच रहा था। और अगर खींच रहा है तो दुनिया में खींचने की शक्ति दुई गो चीज के पास है, एक द्रव्यमान के पास, और द्रव्यमान जो होता है वो जब खींचता है तो उसके लिए द्रव्यमान होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे पृथ्वी इतना बड़ा है, तो पृथ्वी अगर बहुत बड़ा है तभी वो हम लोग को खींच के रखा है, और ये तो बहुत छोटे से कण की बात हो रही जो दिखाई भी नहीं देता। बात बुझाया?
तो इसको अगर ये खींच रहा है तो द्रव्यमान के कारण तो नहीं खींच रहा होगा, ग्रेविटी के कारण तो नहीं खींच रहा होगा इतना जोर से, जिसके वजह से ये इतना घूम रहा है। तो जरूर इसके पास कौन सा गुण है, आवेश का गुण है। ये बात समझ में आया। फिर जे थॉमसन आ गए, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज पढ़ाए थे, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, उसके बाद गोल्डस्टीन हो गए, है ना। इन सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नेचर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जो अपने जैसे पार्टिकल को धकेलता है और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल को अपनी ओर खींचता है। तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होता है, तो हमने नाम रख दिया कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ये बात समझ में आया। फिर हमने इनके बारे में सोचा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो बहुत छोटे होते हैं, तो आवेश के बारे में कूलॉम नाम के साइंटिस्ट जो थे, कूलॉम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, एक कॉन्सेप्ट दिया। कहा कि देखो भाई, आवेश अगर देखा जाए तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। कोई चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है, कोई कम आकर्षित करती है, कोई ज़्यादा प्रतिकर्षित करती है, कोई कम प्रतिकर्षित करती है। तो इसका मतलब आवेश में परिमाण होता है। अगर ज़्यादा या कम बात का हुआ तो आवेश में जरूर परिमाण होता होगा, और ये परिमाण मतलब ज़्यादा खींचना या ज़्यादा धकेलना किस बात पर निर्भर करेगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। तो बोलिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर आकर्षण हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो आकर्षण ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो बोलिए, इनके संख्या पर आकर्षण या प्रतिकर्षण निर्भर किया कि नहीं। तो कूलॉम ने एक नियम बनाया और सीधे सीधे बोला, उन्होंने कहा कि 625 पर 16 गो जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कई गो जीरो है ना भाई, 16 गो जीरो। 625 पर हमको लगता है कि इतना विश्व का भी जनसंख्या नहीं होगा, है ना। तो इतना पर जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन एक साथ रहे, तो बोलो एक दर्जन में कई गो केला, 12 गो। और सही समझ लो कि एक दर्जन है। समझ में आया। इस एक दर्जन का नाम एक दर्जन नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन है, और ये इतना इलेक्ट्रॉन को एक दर्जन के बजाय एक कूलॉम कहा जाता है, कूलॉम के ही नाम पर रखा गया। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे हैं हम, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो तार है ना, ये जो तार देख रहे हो, ये तार के इतने से हिस्से में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये वायर है तो इस वायर के इतना ही जगह पर इतना इलेक्ट्रॉन अभी टहल रहा होगा, घूम फिर रहा होगा बेचारे। समझ में, इतना सारा इलेक्ट्रॉन। यह जब लॉरी बना के चलता है ना, तो इसी को धारा कहते हैं। अब धारा कैसे बहता है उस पर हम आने वाले हैं। तो धारा कैसे बहता है, विद्युत धारा क्या होता है, ये बहते कैसे है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जो पढ़ लिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। आइए, सबसे पहले आपको लिखना है विद्युत के बारे में। विद्युत, इलेक्ट्रिक, हाई पेन ले लो सब अपना। लिखिए विद्युत के बारे में। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु में
जो किसी वस्तु में आ जाए तो वह वस्तु छोटी मोटी एवं हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इस गुण को आवेश यानी कि चार्ज कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। विद्युत और आवेश समझ में आ गया? हो गया? आवेश के गुण लिख के डैश दो और नंबर 1 में लिखो। आवेश के गुण लिख के डैश। आवेश के गुण आवेश के गुण लिखा गया। पहला नंबर लिखिएगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। जी, आपको ये ड्राइंग समझ में आ रहा है? कहाँ समझ रहे हो? एक पर प्लस है, एक पर माइनस, तो क्या हो रहा है? आकर्षण कर रहा है। अगर इस पर प्लस होता और इस पर भी प्लस होता तो प्रतिकर्षण हो जाता। जी सर।
माइनस होता तो भी क्या होता, प्रतिकर्षण। 2 नंबर आवेश उदासीन वस्तुओं को भी केवल, हाँ लिख लिए, फूफा के नाम हो, केवल आकर्षित करता है। मेरे लाल एवं लालियों, यहाँ ध्यान दो, एकदम यहाँ ध्यान दो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इंटरेस्टिंग चीज, गजब का टर्निंग पॉइंट आया है। यहाँ देखो क्या बताए तुमको, ये चीज तुमको कोई नहीं समझाया होगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ चार्ज है प्लस, यहाँ माइनस, क्या हुआ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्रतिकर्षण, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ ना, मतलब ये काथी है, मतलब कुछ नहीं, उदासीन, तो भी क्या होगा, आकर्षण। मतलब जरूरी नहीं है कि एगो प्लस एगो माइनस हो, चार्ज चाहे कुछ भी हो, अगर इधर उदासीन है तो भी क्या होता है, आकर्षण। अब कागज वाला जवाब मिल गया। आए अगर कोई कहे, यही का मतलब, जैसे कि बहुत अच्छा बात बोलता है लोग, कंघी को रगड़ दिए बाल से, कंघी पे आवेश आ गया, बाल पे भी आ गया। अब सर कैसे कहते हैं, देखो बाबू, कागज जो है चिपक गया, किस चीज में चिपक गया, कागज जो है वो कंघी में चिपक गया, तो कंघी पे कौन सा आवेश, धनावेश, और कागज पे उदासीन। अभी ना समझा, लेकिन एकरा पहले क्या था, एकरा पहले एगो ऋण आवेश था, एगो तो जरूर ऋण होगा, एगो जरूर क्या होगा, धन। तो बच्चों समझ में आया, तो यस सर समझ में आ गया। कहानी वो नहीं है, कहानी ये है कि कंघी पर, जी कंघी पर आवेश चाहे कुछ भी हो, ये खींचने का औकात रखता है। औकात मतलब एबिलिटी। अगर इसके पास चार्ज है तो ये माइनस को तो खींच ही सकता है, जब ना भाई कुछ ना रहे, भिखारियों रहे तो अब वो खींच लेगा। अगर यहाँ माइनस हुआ तब भिखारी को तो जरूर खींच लेगा, मतलब उदासीन को। देखो स्पष्ट लिख दिए, आवेश, आवेश मतलब धन हुआ चाहे ऋण, उदासीन वस्तुओं को भी केवल ऐसा नहीं है कि धकेल देगा, केवल क्या करेगा, आकर्षित। अब बोलो क्लियर हुआ। हो गया। उदासीन के सिंबल कुछ हो ना है, पर कुछ हो लिखा ही के नहीं खे, उदासीन क्या कहले हो, कुछ नहीं लिखे। अरे बहुत आदमी तो NaCl पर आ गए, कहाँ सोच रहा है। तीसरा गुण, अरे मान लो परीक्षा में पूछ दिया कि आवेश के किन्हीं 2 गुणों को लिखें, आए तो हम 3 को बता दे रहे हैं कि कौन 2 को लिख लेगा। एक ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा कोई वस्तु दूसरे वस्तु से जब घर्षण करता है, सहेली लो लिख लो पहले, जब घर्षण करता है, जब पढ़ाई पर ध्यान क्या बताइए तरह से, उनके परमाणु
उनके परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर बताओ कौन सा आवेश, उस पर धन आवेश। जब त्याग करेगा उस पर क्या आता है, केमिस्ट्री में बता चुके हैं, उस पर धन आवेश। और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। एक और लिखवा दी। ऐसे तो बहुत सारा, इतने काफी बताने के, ज्यादा मत पढ़ो सर।